तो ये कला संस्कृत में लोक भाषा को मिला करके प्रदर्शन की कला वहाँ से यहाँ आती है। वहाँ शिल्पधिकारम नामक लक्षण ग्रंथ लिखा जाता है। वो जब वो कला जब यहाँ मोहिनवार वंश का शासन था इनके विद्यापति के समय में, तो के पहले, तो वहाँ से जब वो चीज़ आती है तो धीरे धीरे यहाँ, लेकिन तुरंत नहीं आती, कुछ वर्षों के बाद आती है। और उमापति उपाध्याय का नाटक धूर्त समागम और रुक्मिणी हरण, इन दोनों में मैथिली को मिलाया जाता है। ज्योतिरीश्वर का नाटक धूर्त समागम और उमापति का रुक्मिणी हरण, उसमें मैथिली को मिलाया जाता है, मैथिली को प्रक्षेपित किया जाता है। और नाटक की एक परंपरा शुरू होती है मिथिला में, और पूरे उत्तर भारत को मिथिला नेतृत्व देता है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में एक ही नाट्य परंपरा है, वो है रास की परंपरा। यहाँ गतियाँ बहुत कम हैं, चाक्षुषता है लेकिन गतिहीनता है, गति या बहुत धीमी गति है, बहुत कम मूवमेंट्स हैं पाँव के, हाथ के, शरीर के। तो जिस तरह की चाक्षुषता का निर्माण होना चाहिए, उस तरह की चाक्षुषता का निर्माण रास में नहीं होता था। बाद में धीरे धीरे उसमें भी चीजें आई और उसका विकास होता है। तो धूर्त समागम और रुक्मिणी हरण दोनों में जब संस्कृत में मैथिली को प्रक्षेपित किया जाता है, मैथिली को मिलाया जाता है, तो एक नाट्य की शैली भी पैदा होती है। वह नाट्य की शैली है कीर्तनिया। और फिर कुछ कई 15वीं शताब्दी में जो विद्यापति का समय है, तीसरा नाटक गोरक्ष विजय विद्यापति लिखते हैं, उसमें मैथिली मिला। तो हमारी परंपरा में, हमारी जो लोक नाट्य परंपरा जो उत्तर भारत में निर्मित होती है, रास के बाद रामलीला, उसके बाद रामलीला उस समय तक प्रसिद्ध नहीं है उस समय, उसके बाद ये कीर्तनिया एक शैली जो आज देखने को नहीं, जिसका अपभ्रंश रूप ऐसा कहा जाता है कि विदापत नाच है, जिसका रेणु अपने महिलांचल में जिक्र करते हैं। इसी बीच जिस शंकर देव की चर्चा कर रहे थे, देखिए कैसे लोग कैसे अभिजन समाज को कैसे